हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अभी बीए का हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ेंगे इसमें 6 चैप्टर मार्गदर्शन यानी राह बताना। इसकी शुरुआत प्रस्तावना मतलब कि मार्गदर्शन होता क्या है। संचालन कार्यों में मुख्य रूप से आयोजन यानी पहले प्लानिंग बनाना, फिर उसको प्रबंध करना, फिर कर्मचारियों को किस प्रकार से रखना है और उनके ऊपर नियंत्रण का समावेश होता है। संचालक कार्यों में मुख्य रूप से क्या क्या होता है? आयोजन, प्रबंध, कर्मचारी व्यवस्था और नियंत्रण, इन सबका इसमें समावेश होता है। परंतु संचालकों के द्वारा लिए गए निर्णयों का अमल तो मार्गदर्शन के द्वारा ही होता है। यानी जो भी डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, लेकिन उसको अमल कब करेंगे? मार्गदर्शन के द्वारा। यानी वो सही है या गलत, ये सब चीज़ देख करके ही किया जाता है। मार्गदर्शन, आयोजन और व्यवस्था तंत्र के द्वारा लिए गए निर्णय, इन तीनों के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो लागू करने होते हैं। कर्मचारियों को सौंपा गया कार्य करवाना, यह मार्गदर्शन का कार्य होता है। यानी सबको सही कार्य किस प्रकार से करवाया जाए, उनको सही दिशा किस प्रकार से दिया जाए, यह करवाने का काम मार्गदर्शन के द्वारा ही होता है। व्यावसायिक इकाई का उद्देश्य, ध्येय मीन्स उद्देश्य, अनेक व्यक्तियों के सहयोग के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। क्या व्यापार एक व्यक्ति से चल सकता है? नहीं चल सकता। इसके लिए क्या होता है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है कि उसमें बहुत सारे व्यक्ति जिनके सहयोग होना आवश्यक है। अगर उनका सहयोग नहीं मिलता है तो व्यावसायिक इकाई की शुरुआत नहीं की जा सकती, यानी वो चालू नहीं हो सकता। संचालक के द्वारा अपने अधीनस्थों की देखरेख करना। अधीनस्थ मतलब जो संचालक के अधीन रह करके जो काम करते हैं उनको अधीनस्थ कहते हैं। अधीनस्थों की देखरेख करना, उनको सूचनाएं और आदेश देना। यानी जो उनके अधीन रह कर के काम जो करते हैं उनको जानकारी दी जाती है और उनको आदेश दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि सक्रिय नेतृत्व प्रदान करना सभी का मार्गदर्शन में समावेश होता है। और ये सब करने का काम क्या होता है? एक उनको राह बताई जाती है, मार्ग दिखाया जाता है कि किस प्रकार से कार्य को अच्छे से अच्छा किया जाना चाहिए। प्रत्येक इकाई में कर्मचारियों की कार्य क्षमता मार्गदर्शन पर ही आधारित होती है। मार्गदर्शन देने वाला सक्षम हो तो सामान्य कर्मचारी भी उत्तम परिणाम देता है। अगर मार्ग सही डायरेक्शन जो देगा व्यक्ति तो काम भी अच्छा होगा। यानी किसको देना होता है? वो कर्मचारियों को। तो उसके बदले में कर्मचारी को जब सही जानकारी, अच्छी जानकारी मिलती है तो कर्मचारी भी क्या करते हैं? उन्हें अच्छा परिणाम देने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय मार्गदर्शन देने वाला अकार्यक्षम हो, अगर जो मार्गदर्शन दे रहा है वो सही नहीं दिशा में देता है या सही नहीं दे रहा है तो उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा? वो अच्छे कर्मचारी अपने अपेक्षित काम नहीं दे सकता। तो फिर जो कर्मचारी, जो काम करने वाले जो कर्मचारी है, अच्छे कर्मचारी, वो भी अच्छा परिणाम नहीं देंगे। इस प्रकार सक्षम मार्गदर्शन संचालन का अनिवार्य अंग है। यानी मार्गदर्शन, डायरेक्शन देना सबसे मेन काम है संचालक का और ये अनिवार्य भी है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? कर्मचारियों को अगर अच्छा मार्गदर्शन दिया जाएगा तो वो अपने व्यापारिक इकाइयों के प्रति अच्छा काम करके उन्हें बढ़िया परिणाम, अच्छा परिणाम भी देंगे। व्यावसायिक इकाई में मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देने का कार्य युद्ध में व्यूह रचनाओं के निर्माण कार्य के जैसा है। उसमें साधारण साधन सामग्री और मानव शक्तियों का उपयोग विशिष्ट प्रथाओं को केंद्रित करने के लिए स्थान, अर्थतंत्र की उलझन भरी बातें, यानी जो बहुत सारी आजकल समस्याएं आती है उन बातें, और व्यावसायिक इकाई के सातत्य, यानी जो व्यवसाय इकाई है वो किस प्रकार से सही चले, इसके विषय में विचार करके आदेश देने के साथ ही नैतिक तथा औपचारिक दायित्वों का समावेश भी होता है। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने मार्गदर्शन के अंदर क्या है, क्या पढ़ा हमने कि इसके अंतर्गत क्या बताया जाता है कि जो व्यावसायिक इकाई है
उसमें कर्मचारियों के द्वारा काम करवाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मार्गदर्शन अगर कंपनी में किस प्रकार से काम करें, कैसे करें, इनका सही राह अगर नहीं बताई जाती तो कर्मचारियों के जरिए यानी कर्मचारी काम भी अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मार्ग देने वाला, राह बताने वाला सही नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो मार्गदर्शन है संचालक वो उन्हें कर्मचारियों को अगर अच्छे का मार्गदर्शन देगा तो वो भी उसका अच्छा परिणाम ही देते हैं। ये अभी हमने इसकी प्रस्तावना में पढ़ा। अब है मार्गदर्शन का अर्थ। मार्गदर्शन किसे कहते हैं? सामान्य अर्थ में मार्गदर्शन अथवा कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, उनको उनके कार्य से परिचित कराना, उनकी देखरेख करना और उनके कार्य उत्साह को बनाए रखना। मार्गदर्शन किसे कहते हैं? मार्गदर्शन उसे कहते हैं जो कर्मचारी जो होते हैं, काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, उनको मार्गदर्शन देना, उनको सही डिसीजन बताना, डायरेक्शन बताना कि आपको किस प्रकार से काम करना है, और उन्हें उनके कार्यों से परिचित भी करवाया जाता है। परिचित कैसे? कि आपको किस प्रकार से काम करना है जिससे कि अपने व्यवसायिक इकाई को लाभ मिले। फिर उनकी देखभाल करने का काम भी रहता है। जो वो कार्य अच्छा, अगर वो अच्छा कार्य करते हैं तो उनके उत्साह को बढ़ाया भी जाना चाहिए। फिर एक कर्मचारी को लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देने का कार्य अर्थात मार्गदर्शन। मार्गदर्शन किसे कहते हैं? कि कर्मचारी जो अपना काम कर रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है? काम करने का। तो उनको अपने लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करना है उसकी सही जानकारी देना। अब इसमें क्या है कि अलग अलग अर्थशास्त्री अपने अपने तरीके से कहते हैं, बात एक ही होती है लेकिन वो घुमा के कहते हैं। अब कुंतज और ओडोनिल के अनुसार ये अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? अधीनस्थों को मार्गदर्शन देना। अधीनस्थ कौन? जो संचालक के अधीन रहकर काम करते हैं यानी कर्मचारी, उनकी देखरेख करना, सेम वही बात है, यानी उनकी ध्यान रखना और उनके नाम का मार्गदर्शन करना। तो कहने का मतलब तो यही है ना कि कर्मचारियों यानी जो कर्मचारी है उनको सही डायरेक्शन देना, काम करने के बारे में बताना, उनकी देखभाल करना और उनके उत्साह को बढ़ाना। ये कौन कहते हैं? कुंतल ओडोनल कहते हैं। मार्गदर्शन यह एक ऐसा कार्य है जो निर्धारित किए गए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहायकों को आदेश और उनका निरीक्षण करना। मार्गदर्शन का क्या काम है? जो उद्देश्य हमने निर्धारित कर लिए थे, व्यावसायिक इकाई ने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, अब उन्हें किस प्रकार से प्राप्त करें। उद्देश्य जो प्राप्त करने हैं उनके लिए कैसे करें कि जो उनके जो सहायक हैं, यानी सहायक कौन है? कर्मचारीगण जो सहायक हैं, उन्हें आदेश दे करके और उनका ध्यान रख करके काम करवाएं। वो क्या कहलाता है? मार्गदर्शन कहलाता है। अब इसके हैं लक्षण। पहला लक्षण क्या है इसका मार्गदर्शन का? उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति। मार्गदर्शन का उद्देश्य कर्मचारियों को मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित करना है। यानी जो मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या है? जो कर्मचारी जो है, काम करने वाले हैं, उनको उत्साह को बढ़ा करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाने का उद्देश्य होता है। ये किसका उद्देश्य है? मार्गदर्शन का, जिससे व्यवसाय का लक्ष्य सिद्ध हो। व्यवसाय का लक्ष्य क्या है? लाभ प्राप्त करना, ये प्राप्त हो सके। इस प्रकार मार्गदर्शन उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है, यानी मार्गदर्शन के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। संचालक के सभी स्तरों पर होता कार्य। सेकंड पॉइंट है, मार्गदर्शन का कार्य संचालन के सभी स्तर पर होता है। अब सभी स्तर कौन से? वो 3 स्तर जो मैंने बताए थे, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, यानी ये 3 स्तर। अधिकारी अपने अधीन कार्य करते विभाग के, यानी जो भी विभाग है उसके अंदर जो भी अधिकारी काम करवाता है, अब उसके अंतर्गत जो कर्मचारी काम करते हैं को लक्ष्य, नीति और प्रबंधकीय बातों के संबंध में मार्गदर्शन देना। जो तीनों स्तर के जो है, उच्च स्तर वाला, उच्च स्तर के लिए बात कर रहे हैं अभी हम। उच्च स्तर के अधिकारी जो उनके अधीन रह करके जो कर्मचारी काम करते हैं, उनको उनके लक्ष्य की नीति, नियम और प्रबंध के संबंध में बताना होता है। इसी प्रकार निम्न स्तर पर निरीक्षक, जॉबर, निरीक्षक यानी देखभाल करने वाला, जॉबर यानी जो जॉब करता है, काम कर, फॉरमैन यानी वो भी जो ये क्लर्क वगैरह होते हैं, को सूचना और आदेश देते हैं। और जॉबर, फॉरमैन अपने
अधीन कार्य करने वाले श्रमिकों को मार्गदर्शन देते हैं। इस प्रकार उच्च स्तर से निम्न स्तर तक मार्गदर्शन किया जाता है, यानी जो ऊंचा स्तर है फर्स्ट नंबर वो क्या करता है, अपने मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को, मध्यम स्तर के कर्मचारियों को आदेश देते हैं और मध्य स्तर के कर्मचारी निम्न स्तर के व्यक्तियों को कर्मचारियों को आदेश देते हैं, काम करने के लिए उन्हें बताते हैं। तीसरा है निरंतर प्रक्रिया, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया। व्यावसायिक इकाई की प्रवृत्ति जब तक चलती है तब तक मार्गदर्शन में अविरल रूप से चलता रहता है, यानी व्यापार जब तक चलता रहेगा, व्यवसाय जब तक चलता रहेगा तो ये प्रवृत्ति भी चलती रहेगी। कौन सी, कि मार्गदर्शन देना, व्यवस्था करना, आयोजन करना, ये सब भी चलता रहता है। कार्यविधि नीति के अर्थघटन संबंधी मार्गदर्शन लगातार कर्मचारियों को देना पड़ता है, इसीलिए मार्गदर्शन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर व्यक्तियों को मार्गदर्शन नहीं दिया जाए तो वो काम करने में पीछे हट जाते हैं, यानी उन्हें सही दिशा में काम करने योग्य उन्हें बताना आवश्यक है और यह हमेशा लगातार चलने वाली प्रवृत्ति होती है। फोर्थ पॉइंट है कार्यों की देखभाल। मार्गदर्शन देने का उद्देश्य मार्गदर्शन के अनुसार कर्मचारी कार्य करते हैं या नहीं, यह देखना होता है। मार्गदर्शन मात्र आदेश या दिशा निर्देश देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दी गई सूचना और आदेशों को के अनुसार कार्य होता है नहीं, इस संबंध में भी देखने की प्रक्रिया है। यानी जो मार्गदर्शन का काम क्या है कि डायरेक्शन देना ही है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो काम दिया गया है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, इन सब का ध्यान रखना, इन सब की देखरेख करने का काम भी मार्गदर्शन के अंतर्गत ही आता है। फिफ्थ पॉइंट है विशाल कार्य क्षेत्र, यानी बहुत बड़ा लंबा कार्य क्षेत्र होता है। मार्गदर्शन का कार्य क्षेत्र कैसा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। इसमें कर्मचारियों को मार्गदर्शन या निर्देश देने नहीं, बल्कि संचालकों के द्वारा इकाई के लिए निर्णय की उचित समझ देकर निर्णयों का प्रभावशाली अमल की ओर के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। अब बहुत बड़ा व्यापार होता है, बहुत बड़ा विशाल व्यवसाय इकाई होती है, तो इसके लिए क्या करना होता है कि जो कर्मचारी हैं उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दिया जाता है, ताकि वो क्या करें, जिससे उचित समय पर संचालक के लिए, जो इकाई में जो संचालक है इकाई के लिए अपने सही डिसीजन लेके, निर्देशक लेके, यानी उचित काम किस प्रकार से कराया जाए, ये सब दिशा निर्देश प्रभावशाली ये सब दिशा निर्देशक देकर और उचित जो निर्णय लगता है उनको प्रभावशाली रूप से अमल में खुद भी लेते हैं और कर्मचारियों को भी देने के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं। 6 पॉइंट है सूचना संचार। मार्गदर्शन में कर्मचारियों को आदेश तथा निर्देश देने के लिए कर्मचारी सूचना पूर्व शर्त माना जाता है। यदि सूचना संचार की प्रक्रिया व्यवस्थित न हो तो उचित समय पर योग्य कर्मचारी को उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता। इसमें ये सूचना संचार में क्या है कि जो भी सूचना देनी है कर्मचारियों को, मार्गदर्शन में कर्मचारियों को जो आदेश और निर्देश देने के लिए सूचना संचार उन्हें बताया जाएगा, तभी वो अच्छा काम करेंगे। यानी सबसे पहली शर्त क्या होती है कि वो उन्हें अच्छे कार्य करने की सूचना प्रदान करें, किसे, कर्मचारियों को। यदि सूचना संचार सही रूप से नहीं होगी तो जो सही समय होता है उस पर वो कर्मचारी काम भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी सूचना दे रही है उसका उचित समय होना आवश्यक है, तभी उचित समय यानी तभी मार्गदर्शन दिया जा सकता है और कर्मचारियों के द्वारा अच्छा कार्य करवाया जा सकता है। 7 पॉइंट है प्रोत्साहन। कर्मचारियों से अधिक अच्छा कार्य करवाने के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च अधिकारी व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे मार्गदर्शन से कर्मचारी के प्रश्न और दुविधाएं भी दूर होती है। अगर किसी व्यक्ति ने काम अच्छा किया तो उसे प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे क्या होता है कि वो काम करने में और अच्छे मन से काम करता है, उसको और लगता है कि अब मुझे प्रोत्साहित किया गया तो काम करने में उसकी रुचि भी बढ़ती है। और कई बार क्या होता है कि जब कर्मचारियों को अगर प्रोत्साहित नहीं किया जाता तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, तो उनको लगता है कि हमने काम भी किया और कोई हमारा काम को अच्छा नहीं बता रहा, और जो उनके मन में जो समस्याएं जो चल रही है, प्रश्न जो उठते हैं, उन सबको भी समस्याओं को भी दूर किया जाता है।
उनमें विश्वास का संचार होता है, जिससे अधिक अच्छा कार्य करने को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। और उनकी जब समस्याएं, जो दुविधाएं उनमें चल रही है, वो खत्म हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, उनमें और ज़्यादा विश्वास पैदा होता है और अच्छा काम करने का प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अब एक पॉइंट है निम्नगामी। मार्गदर्शन निम्नगामी प्रवृत्ति है। यह सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रभावित होती है। उच्च संचालक मध्य स्तर के अधिकारी को मार्गदर्शन देते हैं और मध्य स्तर के अधिकारी निम्न स्तर के कर्मचारियों को मार्गदर्शन देते हैं। निम्नगामी यानी नीचे की ओर, जो नीचे की स्तर की ओर जो जाती है प्रवृत्ति, वो होती है निम्नगामी। अब इसमें क्या है कि जैसे तीन स्तर होते हैं। उच्च स्तर के अधिकारी किसको किसे मार्गदर्शन देंगे? मध्य स्तर के कर्मचारियों को। मध्य स्तर के जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी काम करते हैं, फिर उनका मार्गदर्शन करेंगे, और मध्य स्तर अपने निम्न स्तर के कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हैं। अब 9 पॉइंट है संचालकीय कार्य। संचालक के विविध कार्य जैसे कि आयोजन, प्रबंधन, कर्मचारी व्यवस्था, संकलन, सूचना प्रेषण और नियंत्रण के साथ मार्गदर्शन का कार्य जुड़ा होता है। जो संचालकीय कार्य, जो संचालक के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसका मेन कार्य क्या क्या काम होता है? तो सबसे पहले आयोजन बनाते हैं कि कार्य को कल किस प्रकार से आने वाले समय के लिए जो प्लानिंग बनाते हैं वो किस प्रकार से करनी है। फिर उसका प्रबंध किया जाता है। प्रबंध करने के बाद कर्मचारी व्यवस्था की कौन से कर्मचारी को कौन सा काम देना है, उनमें आपस में समझौता, संकलन यानी जोड़ बैठाया जाता है, सभी को सूचना दिया जाता है, और अगर काम सही नहीं हो रहा है तो फिर उन पर नियंत्रण लगाने के द्वारा मार्गदर्शन, ये सब कार्य इसमें संचालकीय कार्य में जुड़े हुए होते हैं। अब है इनके महत्व। व्यवसायिक इकाई में कर्मचारी की कार्य क्षमता मार्गदर्शन पर ही आधारित होती है। मार्गदर्शन के द्वारा कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके, उनके कार्यों का निरीक्षण करके, उन्हें उचित मार्गदर्शन देकर इकाई के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। संचालक प्रक्रिया के विविध कार्य में से मार्गदर्शन का कार्य विशिष्ट महत्व रखता है। सबसे पहला इसमें पॉइंट है, यानी महत्व सबसे, अगर कोई इकाई व्यवसाय की इकाई में कर्मचारी को जब काम करवाया जाता है तो कार्य क्षमता किस पर आधारित होती है? उसके मार्गदर्शन दे करके, कि उन्हें कार्य के प्रति उनका मार्गदर्शन किया जाता है, और मार्गदर्शन के साथ ही कर्मचारी को प्रोत्साहित भी किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उचित परिणाम प्राप्त होते हैं। अच्छा मार्गदर्शन देंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी व्यवसाय की इकाई को अच्छा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या होता है? कर्मचारियों का फिर यही उद्देश्य हो जाता है कि अपने इकाई के लिए हमें काम करना है। पहला पॉइंट है इसमें कार्य क्षमता में वृद्धि। व्यवस्था तंत्र तभी कार्यक्षम बनता है जब उसके कर्मचारियों को विभागीय कार्यों के विषय में उचित मार्गदर्शन दिया जाए। कब अच्छा काम बनता है? जब जो व्यक्ति जिस विभाग में जो व्यक्ति काम कर रहा है, कर्मचारी जो काम कर रहा है, अब उनको उनके विभाग के अनुसार जो भी काम मिला है, जिस भी विभाग से काम मिला है, तो उनके लिए उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाना आवश्यक है। मार्गदर्शन के कारण कर्मचारी को अपने कार्य दायित्व आर्थिकता के साथ स्पष्टता होती है, जिससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यानी मार्गदर्शन देने के लिए क्यों दिया जाता है? ताकि जो कर्मचारी है उन्हें कार्यक्षम, ताकि उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो। सेकंड पॉइंट है कार्य क्षमता का विश्लेषण। मार्गदर्शन के द्वारा कर्मचारियों के कार्य का विश्लेषण किया जाता है कि कौन से व्यक्ति को किस प्रकार से कार्य करना है या कर रहा है, उसके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। मार्गदर्शन के अनुसार कार्य हुआ है या नहीं है, कितनी मात्रा में कार्य है, उसकी कार्य क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है, विषयों का विश्लेषण और मूल्यांकन भी किया जाता है। यानी ये सब करने के बाद ये भी देखा जाता है कि कर्मचारी जो भी कार्य करे वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कार्य कितनी मात्रा में हो रहा है, यानी सक्षम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब देखने का कार्य, यानी इन सब का मूल्यांकन भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कर्मचारियों को प्रोत्साहन। मार्गदर्शन के कारण कर्मचारियों को उचित कार्य पद्धति तथा नीति नियमों से परिचित कराया जाता है। यानी जो इकाई में जो नीति नियम से होते हैं उनके बारे में भी कर्मचारियों को सही समय पर बता दिया जाता है। उनके कार्य संबंधी जो भी दुविधाएं होती है, जो भी समस्याएं होती है, उन्हें दूर किया जाता है।
जिसके कार्य करने का प्रोत्साहन मिलता है। कभी 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 ऐसा होता है कि मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी उलझनें आती, दुविधाएं आती है, तो क्या किया जाता है कि अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों की इन दुविधा और समस्याओं को दूर किया जाता है, जिससे कर्मचारियों में कार्य करने की को प्रोत्साहितता मिलती है। 4th पॉइंट है प्रभावशाली आयोजन। व्यवसायिक इकाई के सभी कार्यों का आयोजन किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, एक व्यक्ति के द्वारा व्यवसायिक इकाई का कार्य किया ही नहीं जा सकता। आयोजन करने वाले अधिकारी सहायकों की सहायता से आवश्यक जानकारी इकट्ठी करके आयोजन का निर्माण करते हैं। अब आयोजन कैसे किया जाता है? ऐसे ही नहीं है कि बैठे और कल क्या प्लानिंग है उसके बारे में बैठ करके जब 2-4 जनों से डिसीजन नहीं किया जाता, यानी उन सभी व्यवसायिक इकाई के व्यक्तियों से, तब तक आयोजन नहीं बनता। और सही आयोजन अगर अच्छा प्रभावशाली आयोजन बनाना है तो सभी व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है। उन सबकी जानकारी इकट्ठी करके ही आयोजन का निर्माण किया जाता है। आयोजन के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य मार्गदर्शन के द्वारा ही होता है। 5th पॉइंट है प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र। मार्गदर्शन के कारण प्रत्येक कर्मचारी को उसके अधिकारी और दायित्व का पता चलता है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों के आदेश और सूचनाओं का उचित रूप से पालन भी होता है। इससे समग्र व्यवस्था तंत्र प्रभावशाली होता है। मार्गदर्शन के कारण क्या प्राप्त होता है कि व्यक्तियों को, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको अधिकार जो दिए जाते हैं उनके प्रति वो दायित्व रूप से, कर्तव्य रूप से काम कर रहे हैं या नहीं, इनकी भी सूचनाओं का पालन किया जाता है। और अब है 6 पॉइंट संकलन का संकलन यानी जोड़ना। मार्गदर्शन के द्वारा कर्मचारी के कार्य का संकलन साधा जाता है। कर्मचारी के व्यक्तिगत उद्देश्यों को इकाई के मुख्य उद्देश्यों के साथ जोड़ा जाता है। मार्गदर्शन देने वाले नेता अपने अधीनस्थों के कार्यों का संकलन करता है। नेता मीन्स अधिकारी, यानी अधीनस्थ क्या कार्य करता है, किस प्रकार से करता है, उन जो काम करते हैं कर्मचारी, उनके आपस में संकलन बिठाया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, यानी तालमेल बैठाया जाता है। 7वां पॉइंट है नियंत्रण कार्य। मार्गदर्शन देने से कर्मचारी की कार्य संबंधी भूलों और कमियों की संभावना घटती है। इससे निर्धारित लक्ष्यांशों के अनुसार कर्मचारियों से काम लेना सरल हो जाता है। इस प्रकार नियंत्रण कार्य भी सरल होता है। सभी जो कर्मचारियों की जो भूल वगैरह होती है, सभी में कमी भी होती है, भूल भी, गलतियां भी हो जाती है, तो ये सब चीज़ें मार्गदर्शन के द्वारा घट जाती है, यानी कम हो जाती है। क्योंकि जब इससे निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार, यानी जो निर्धारित मार्गदर्शन के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य किए गए हैं, उनसे क्या किया जाता है कि कर्मचारियों को जो उनकी कमियां हैं उन सबको सुधार करके किया जाता है, तो काम करना भी आसान हो जाता है। इस प्रकार नियंत्रण कार्य सरल हो जाता है, यानी उन पर जो भी नियंत्रण लगाना है वो भी आसानी से किया जा सकता है। एक पॉइंट है कार्य उत्साह में वृद्धि। मार्गदर्शन देने से कर्मचारियों का कार्य के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित होता है, यानी जो उनका कर्मचारियों का जो काम करने का जो तरीका है वो भी बदल जाता है। रुचि उनकी बढ़ जाती है, यानी काम करने की और ज़्यादा उनका मन करता है, क्योंकि उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। जब कोई अवरोध, यानी जब कोई रुकावट पैदा होती है, काम करते हैं तो रुकावटें तो काफ़ी सारी आती है, तो कर्मचारी उसका समाधान भी कर देते हैं, यानी जो कर्मचारी है वही लोग उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। परिणाम स्वरूप कार्य का साथी तो बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि कार्य करने की लगन बढ़ती है, यानी कार्य में और वृद्धि होती है, और जो कर्मचारी के उत्साह में भी वृद्धि करती है। 9 है विचलनों की खोज, जो खामियां जो होती है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य होता है या नहीं, इसका मार्गदर्शन के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। मार्गदर्शन के अधिकारी का क्या काम होता है कि जो भी काम बताया गया है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उनमें कोई कमियां आ जाती है, जिससे अवांछनीय विचलनों की प्राथमिकता पर उचित उपाय करके नियंत्रण किया जाता है। मान लीजिए काम कर रहे हैं, कई कमियां भी हो जाती है, कई गलती भी होती है, तो जो खामियां होती है, जो कमियां होती है, उनको देखभाल करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उन पर उसी वक्त उचित उपाय भी करके उन समस्याओं पर नियंत्रण लगाया जाता है, यानी रोक लगाया जाता है, ताकि वो कमियां और ज़्यादा नहीं बढ़े। तो आज हमने पढ़ा मार्गदर्शन में सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ी, फिर उसका अर्थ की जानकारी ली। अर्थ में हमने अर्थ के बाद उसके लक्षण, यानी
क्या क्या लक्षण मार्गदर्शन के होते हैं और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हमने जानकारी ली। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। आगे का यानी कंटिन्यू लेक्चर रखेंगे हम बाद में, यानी कल करेंगे। अभी अपने 2 नवंबर से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये साथ के साथ करते तो ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।